निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम लगातार आप तक ला रहे हैं चुनावों से जुड़े समाचार और साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी हम बात करते हैं जाकर और उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि क्या चुनाव तैयारियां हैं वहां की और किस तरीके के चुनावी समीकरण हैं, क्या चुनावी तस्वीर किस तरीके की वहां पर उभर कर सामने आ रही है। और इन सभी खबरों पर, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो राय चौधरी। जयंतो राय चौधरी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद विशाल। Welcome Jayento. And the headlines: collective voter turnout at 66.95% in the first four phases of the general elections, informs ECI. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses multiple rallies in Uttar Pradesh, says CAA is burning example of Modi ki guarantee. AAP leader and Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal jointly addresses press conference in Lucknow with Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, says Saffron Party wants to change constitution and end reservations. Violence mars poll campaigning in Odisha as a BJP worker is killed and 8 injured in clashes in Ganjam district. निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में कुल मतदान 66.95% रहा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA मोदी की गारंटी का सटीक उदाहरण। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, भगवा पार्टी संविधान में बदलाव और आरक्षण करना चाहती है खत्म। और ओडिशा में हिंसा के कारण चुनाव प्रचार प्रभावित, गंजम जिले में झड़पों में एक भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु और 8 घायल। Over 451 million people have cast their vote in the first 4 phases of the ongoing Lok Sabha elections. The Election Commission, in a statement today, informed that the collective voter turnout in the first 4 phases of the general election 2024 is 66.95%. The poll body said that higher voter turnout is a message from Indian voters to the world. It also called upon voters to vote in large numbers in the remaining 3 phases. The poll body also informed that it has enhanced its focus to inform, motivate and facilitate voters in the remaining 3 phases. The Commission has roped in celebrities and both public and private organizations in its efforts to intensify voter outreach campaigns. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मोदी की गारंटी का सटीक उदाहरण है और ये स्पष्ट है कि भाजपा अपने वादे पूरे करती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव देश के लिए एक ऐसे नेता को चुनने का अवसर है जो मजबूत सरकार चला सके और दुनिया को भारत की ताकत से परिचित करा सके। इससे पहले उन्होंने आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में एक जनसभा की। श्री मोदी ने प्रतापगढ़ जिले में एक रैली में प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि वो बंगाल में यूपी और बिहार के लोगों को बाहरी क्यों कहती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टी अराजकता को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बांदा में एक चुनावी सभा में कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। फतेहपुर में एक अन्य रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस चुनाव में भाजपा को 140 से ज्यादा सीटें नहीं देने वाली। Senior BJP leader and Union Minister Amit Shah held election rallies in Sitamarhi and Madhubani in Bihar.
Addressing a rally in Sitamarhi, Mr. Shah said by scrapping Article 370 from Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi has implemented the true spirit of one nation, one constitution. Rashtriya Lok Morcha candidate and former Union Minister Upendra Kushwaha conducted door-to-door campaign in Daudnagar in Aurangabad in Karakat parliamentary constituency. In Grand Alliance, party leaders of the RJD, Congress, Vikashsheel Insan Party and left parties held several election rallies in different parliamentary constituencies. RJD leader Tejashwi Prasad Yadav attacked the BJP on the issues of unemployment and migration during campaign. Addressing a public meeting in Madhubani in support of RJD candidate, Mr. Yadav said NDA ruled in both centre and the state for long but failed to address the problem of migration. आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि भगवा पार्टी कह रही है कि उन्हें इस चुनाव में 400 से अधिक लोकसभा सीटें चाहिए क्योंकि वे संविधान बदलना चाहते हैं और आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। वे आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झांसा देने वाली पार्टी है और लोग अब वास्तविकता जान चुके हैं, वे भाजपा को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। Odisha is witnessing a high-voltage campaign for the remaining 3 phases of both Lok Sabha and Assembly constituency elections amidst reports of violence in some constituencies. A BJP worker was killed and 7 others were injured in a clash between supporters of the ruling BJD and the opposition BJP in Odisha's Ganjam district. The incident took place in Sri Krishna Saranapur village under Aska parliamentary constituency last night over putting up posters for poll campaigning. In another incident in Ganjam district, one person was seriously injured in a firing due to political rivalry between 2 groups of people. The Election Commission has directed the Ganjam collector to take necessary steps to stop violence in the district. And to discuss the campaign situation, it is very interesting, Jayantu, to note that in UP, the last 3 phases, that is the 5th, 6th and 7th phase, will see 41 seats up for grabs. And in Bihar, the number is 21, whereas West Bengal, it is 24. So the last 3 phases, do you think where the action is, and all the political parties, all the bigwigs are campaigning in very high pitch all across these 3 states? Yes, indeed. It's going to be really, really tough in these 3 states for the next few days. As you said, 41, and the regions are Bundelkhand, Central UP and Eastern UP. The voting in Western UP is, Rohilkhand is totally over now. So this is really a place where earlier too BJP had some weaknesses, Eastern UP and Bundelkhand. Not though Bundelkhand, it did win all the 4 seats last time round. But the other interesting thing is the 3 high voltage seats are in these phases now. Yes. You have in the 5th phase Lucknow, where Rajnath Singh ji is fighting, and you have Raebareli, where Sonia Gandhi used to stand at one time, and you have Amethi, which is represented by Smriti Irani. So these are really high prestigious seats, plus of course, as you said, 41 seats are going to be decided. Which way it will swing will decide which way the government will be formed. Let's see how it goes. Last time round, of course, BJP had swept UP, 62 seats in all. INC was reduced to just 1 single seat. Samajwadi Party had 5 and Mayawati had 10. Yes. So let us see whether Mayawati remains as vote spoiler for both the sides, because the more votes and more seats she gets, the less chances of the other two getting a prominence. Yes. So we'll have to watch out. बात उत्तर प्रदेश की चल रही है तो उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, उत्तर प्रदेश में अब 5वां चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रचार भी अपने चरम पर अब पहुंच गया है और अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जैसी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और दिग्गज यहां से चुनाव मैदान में हैं, क्या प्रचार के बारे में जानकारी और क्या चुनावी तस्वीर उभर कर आ रही है वहां पर सामने? देखिए विशाल, लगातार जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है। तूफानी रैलियां जिसे कहा जाता है वो प्रधानमंत्री की हो रही हैं। आज भी 4 जगहों पर रैलियां हुई हैं और कल भी प्रधानमंत्री रैली करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा आकर के रैलियां कर गए, अमित शाह खुद रायबरेली में गए थे, उन्होंने न केवल बीजेपी के लिए रैली की बल्कि वहां जो बीजेपी में एक तरीके से थोड़ा मिल करके चुनाव प्रचार उस ढंग से नहीं हो पा रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश की। जो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे विधानसभा दल के, वो बाद में राज्यसभा चुनाव के दौरान जो आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उन्होंने मतदान किया था, उनको मनाने की कोशिश की। तो रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर पूरी ताकत झोंकी है भारतीय जनता पार्टी ने। मोहनलालगंज, जहां से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, लखनऊ की ही सीट है वो, और लखनऊ से खुद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के चारों सीटों, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, इन सब पर इसी चरण में चुनाव होना है। फतेहपुर में जो है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं। बाराबंकी में पूर्व आईएएस और कांग्रेस के जो नेता हैं पीएल पुनिया, उनके बेटे तनुज पुनिया कांग्रेस की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हैं। और दिलचस्प ये है कि इंडिया अलायंस के इस उम्मीदवार के लिए खुद अखिलेश यादव जो है वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं। कैसरगंज की सीट है और सबसे महत्वपूर्ण फैजाबाद की सीट है, जिसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में काफी कुछ चुनाव के मुद्दे जो है वो घूमते रहे हैं पिछले 3 दशकों से। जी धन्यवाद सुशील चंद्र तिवारी जी इस जानकारी के लिए। जयंतो, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब लड़ाई जो है चुनाव की वो अवध और बुंदेलखंड के रीजन में आ गई है, और 5वां चरण बहुत ही सियासी अगर दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, भाजपा के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, इंडी गठबंधन के लिए भी। तो अभी जो आप क्या स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सीटें हैं अयोध्या, फैजाबाद, इन पर जो है राम मंदिर के मुद्दे का भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है और ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगा। कहा यह भी जा रहा है कि ठाकुर वोटर थोड़ा सा नाराज़गी है उत्तर प्रदेश में। 2 चीज़ें हैं। एक तो देखिए, राम मंदिर का एक प्रभाव तो जरूर है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव है। पर दूसरी बात यह भी है कि राम मंदिर हो चुका है, जब तक नहीं हुआ था तब तक एक मुद्दा था, अब हो चुका है तो ज़्यादातर लोग उसको डन एंड डस्टेड जिसे कहते हैं विशाल जी, उस तरह से लेते हैं। ये एक तरफ से है, जैसे आपने बोला, जब कोई मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं रहता है इलेक्शन में, तब कास्ट एक मुद्दा बन जाता है। हमारा जात के लिए क्या किया गया, नहीं किया गया, ये सब बातें लोकल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे ब्रिज नहीं बना, रास्ता नहीं बना या बना है, उससे बातें होती है। परंतु एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि राम मंदिर का असर पुरुषों पे नहीं, महिलाओं पे ज़्यादा है। 50% आपका जो मुद्दाता है वो महिला है, तो उन पे जो राम मंदिर का प्रभाव है उसको आप कम ना सोचें। जी, बसपा की हम बात करें तो सभी 14 की सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और ज़्यादातर जो खासकर बुंदेलखंड की सीटों की हम बात करें तो एक तरीके की सोशल इंजीनियरिंग भी कर रही है बसपा, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशी खड़े किए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या रणनीति बसपा की आपको लग रही है? देखने पड़ेगा, क्योंकि देखिए शेड्यूल कास्ट वोट हर वक्त बीएसपी के पास रहेगा यहाँ पे, और एलजेपी के पास रहेगा बिहार में। वो दिन गए जब पहले एक ज़माने में रामविलास पासवान जी कहते थे कि हम जिस भी तरफ रहेंगे, मेरे पास ब्लैंक चेक है 1 लाख वोटों का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन रहे। यस, पिछले बार भाजपा ने 10 सीट लिए थे, वो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, परंतु जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है तब बहुत बार बहुत पार्टियां निकल जाती हैं। पर अब वो नहीं रहा कि संगठित तरीके से किसी जाति सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट देगी, ये शायद अब ना रहे। Janto, another interesting state is Odisha. It is seeing high voltage campaign for the remaining 3 phases of both Lok Sabha and Assembly elections, and there has been some violence also. One thing is very clear that the BJP is very well ensconced in Odisha since 1999, and the BJP is also trying very hard to make its presence felt. How do you assess Odisha for both the parties and of course the Indian National Congress? Well, they are actually frenemies, friendly enemies in that sense. BJD was never part of the government, but it has always supported the NDA government and most of the bills which were passed, yes, etc. This time round there was talk of the two parties entering into an electoral understanding,
but at the last moment it kind of frittered out, because I think the local BJP leadership thought that BJD has been weakened enough and maybe they will be able to make a comeback, especially since Mr. Naveen Patnaik is now much older than he was, let's say 5 years back or 10 years back. But the problem is the old कहते हैं ना कि बूढ़े बागों में अभी भी जान रहती है, तो वो बात है नवीन पटनायक जी में, और वो मेरे ख्याल से he is making a comeback fight. So let's see how it goes. But the fight is interesting. BJP of course is trying its best to overcome. It had done very well last time, if you remember, in the parliamentary elections. But that the parliamentary election and the assembly elections, the results were totally different. So that is something very interesting. That was interesting at that time. National and the state were delineated, but when the two go together, the problem is they are not delineated. The issues don't, nobody decides कि मैं state के लिए इसको दूंगा और इसके लिए नेशनल के लिए दूसरा दूंगा, वो नहीं होता है. तो उससे काफी बार नेशनल इलेक्शन में फायदा हो जाता है नेशनल पार्टी के लिए, काफी बार स्टेट का जो पार्टी है उसको फायदा हो जाता है नेशनल इलेक्शंस में. तो देखने पड़ेगा कि इस बार how it is going to perform, how the electorate is going to treat it. And I have a feeling that Mr. Naveen Patnaik is making quite a strong comeback in both the parliamentary and the state elections. But BJP is definitely gained a lot. बात करेंगे उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, और बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ होने जा रहा है. क्या है चुनावी तस्वीर वहाँ की, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश दास. उड़ीसा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. ऐसे में सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है. सुंदरगढ़ जिला अपने घने जंगलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है और ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. ये संसदीय सीट के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें राउरकेला सीट ही सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि अन्य 6 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित है. 2019 में सुंदरगढ़ लोकसभा की इन 7 असेंबली सीटों में से 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिली, तो 2 सीटों पर बीजेडी और एक सीट पर कांग्रेस तथा सीपीएम को जीत मिली. इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जुएलोराम को मैदान में उतारा है, जबकि उनसे मुकाबला के लिए बीजेडी ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को उतारा है. कांग्रेस ने जनार्दन देहुरी को मैदान में उतारा है. अब देखना यह है इस बार सुंदरगढ़ की जनता किसे चुन रही है. And now we go over to our correspondent in Kolkata. Kalyan, how are the various political parties campaigning in West Bengal, and who are the key candidates in the 5th phase there? All the political parties are busy in campaigning for the recently Prime Minister Narendra Modi had come to Kolkata in support of party's candidate for Barakpur constituency, and on 40th and 50th of this month, senior BJP leader and Home Minister Amit Shah had also come for parties for addressing 2-3 public meetings. Yesterday, senior BJP leader and BJP National President Jagat Prakash Nadda had also come West Bengal for Bishnupur and Purulia and Bakura seats candidate, and TMC's Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee is also campaigning for their support candidates. And the key figure, if I talk about the key figures for the 5th phase, then the Shantanu Thakur is BJP's key candidate for Banga Lok Sabha constituency, and he is fighting against Sajid Das. And Barakpur's Arjun Singh, he is fighting for BJP. And Howrah's Pashun Banerjee is a former Indian national football player, and Arjun Awadi against BJP's Dr. Ratin Chakraborty, and Srirampur's Kalyan Banerjee of TMC, who is fighting against BJP's Kabir Shankar Bose. And in Hooghly, BJP's Loket Chatterjee will be fighting against TMC's Rachna Banerjee. Rachna Banerjee is a Bengali film artist, and he's a famous actress also. Right, Kalyan, thank you very much for that. And now we have the constituency profile of Howrah.
Howrah Lok Sabha constituency will go to poll on 20th May under the fifth phase of Lok Sabha election 24. 14 candidates, including 7 independents, are fighting in this seat. All the 7 assembly segments of Howrah constituency come under Howrah district. There are more than 17 lakhs electors in this seat, including around 8 lakhs 59,000 women voters. Howrah Lok Sabha constituency has been under Trinamool Congress since 2009. Prasun Banerjee of Trinamool Congress had won this seat in the 2013 by-election after the death of incumbent TMC MP Ambika Banerjee. Prasun Banerjee is a former national football player and Arjuna awardee, and he also captained the Indian national football team many times. Trinamool Congress has given ticket again to Prasun Banerjee in the Howrah seat. BJP has fielded Dr. Rathin Chakraborty. Dr. Rathin Chakraborty was also given a ticket from Shivpur in the last assembly election in the state by BJP. Congress supported CPIM candidate is Sabyasachi Chatterjee. In the last Lok Sabha election, BJP's vote share had increased in this seat compared to 2014 Lok Sabha election, whereas the left's vote had decreased. Trinamool Congress had also seen an increase of vote in the 2019 election. Janto, very big names in the fifth phase in West Bengal. And as we spoke in the beginning, UP, West Bengal and Bihar, these three phases are going to be the litmus test, because more than 50% of the seats are up for grabs. So your assessment of the fifth phase in West Bengal? Well, 23 seats in West Bengal are up for grabs during these next few phases, and this is mostly in South and Central Bengal. So we'll have to see, and of course in what is the western part of West Bengal, Ayodhya Hills, etc., not Ayodhya town. West Bengal has the Ayodhya Hills, which is in Purulia, which is a very tribal area. So we'll have to see how it really pans out there. In the city of Calcutta, the 3 or 4 seats actually, Dum and Jadavpur, South and North Calcutta, these seats have traditionally not been BJP's. They have always been earlier CPM, and now then Congress, and then now Trinamool altogether. But South Bengal, Diamond Harbour is there, Barashat is there. So all these seats we'll have to see, and you have to remember that this is the belt where BJP last time got 7 seats, mainly on account of its, it had talked about CAA hadn't been enacted at that time. Briefly on CAA, Bonga is going for polls in the fifth phase, and Shantanu Thakur is the BJP candidate. The only problem that he has is there's a little bit of confusion on CAA, which continues, and the other thing is that there has been a split within the Mathua community, which is his pocket borough. So the Mathuas are split between him and Mamta Bala Thakur, who is also another leader, and she is affiliated to the Trinamool. So that split is not really on a political ground, but rather on the way who will inherit the mantle of the Bodoma, the leader of the Mathua community. So all this will play out. There's a lot of things in a churn which is going out. Let's see how it goes. जी, हावड़ा सीट की बात करें अगर हम, तो हावड़ा सीट से इस बार फिर टीएमसी ने प्रसून बनर्जी को चुनाव मैदान में उतारा। चौथी बार जीत के इरादे से उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या लग रहा है इस बार आपको कि टीएमसी की राह बहुत उतनी ही आसान रहने वाली जितनी पहले के चुनाव में रही है, और खास तौर पे 20% जो नॉन बंगाली वोटर है वहां का, उसका रुख क्या रहने वाला है? और कहा यह भी जा रहा है कि टीएमसी में हावड़ा सीट पर गुटबाजी भी देखने को मिली है। ममता बनर्जी के भाई स्वप्न बनर्जी टिकट चाहते थे हावड़ा से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या ये भी कुछ असर डालेगा चुनाव में? और साथ ही साथ अगर हम सीपीआईएम की बात करें, सव्यसाची चटर्जी चुनाव मैदान में है, ये क्या वोट को बांटेगा एंटी बीजेपी जो वोट है? देखिए, प्रसून बनर्जी पर्सनली बहुत पॉपुलर आदमी है, इसके बारे में दो राय नहीं है। पिछले बार उन्होंने करीबन 47% वोट मिला था उनको। बीजेपी का वोट शेयर मेरे ख्याल से 39% था। तो अब कुछ तो इरोशन होगा, नेचुरली एक पार्टी बहुत दिनों से पावर में है, उसका वोट इरोशन होगा। पर मुझे नहीं लगता कि भाषा के बेसिस पे वोटिंग होगी। वोटिंग पार्टी एफिलिएशंस के बेसिस में होगा, और सीपीएम वोट दोनों का काटेगा, बीजेपी का भी कुछ वोट काटेगा और तृणमूल का भी कुछ वोट काटेगा। त्रिकोणीय इलेक्शन में कौन जीत पाएगा पूर्ण तरीके से तो कहना मुश्किल है, परंतु देखी जाएगी। प्रसून बनर्जी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी का जो उन्होंने राम मंदिर का जो उठाया था, उससे जरूर हिंदी भाषा भाषियों पे कुछ ना कुछ असर पड़ा है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। जी, और अब बंगाल से रुख करते हैं बिहार का, और बिहार से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, बिहार में 5वें चरण की
वोटिंग होने को है 20 तारीख को। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और क्या कौन कौन से चेहरे मैदान में हैं इस बार? जी बिल्कुल, अगर महत्वपूर्ण चेहरों की बात करें तो सारण संसदीय सीट पर सभी की नजरें रहेंगी। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जो है भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जो है लालू प्रसाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो पारंपरिक सीट रही है सारण संसदीय, तो इस बार चुनाव में उनकी पुत्री जो है डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। वहीं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र पर भी मुकाबला रोचक है। इस बार जो है जो रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके पुत्र चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। और उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को उतारा है। तो यहाँ भी जो मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान ने जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे थे जमुई संसदीय क्षेत्र, उसे छोड़कर जो है अपने पिता के संसदीय क्षेत्र को अपनाया है और पहली बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और मधुबनी सीट की भी बात करें तो वहां भी रोचक मुकाबला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। जी धन्यवाद धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। जयंतो, क्या देख रहे हैं आप 5वें चरण में जो 5 सीटें हैं बिहार में? अब सिर्फ 5वें चरण अगर पूरा देखें तो 21 सीटें बिहार में हुई भी दांव पे है। और देखिए सीतामढ़ी, चंपारण, नालंदा, पटना, आरा, ये सारे जगहें पे वोट होने वाले हैं। तो बड़ा ही रोचक रहेगा इस वक्त में। और इसमें ये टेस्ट रहेगा कि आरजेडी कहाँ तक अपना जो जातिवाद के ऊपर कहाँ तक जा पाई है बिहार में, और क्या वो बाकी वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाई है, कहाँ तक वो सक्सेसफुल रहा, वो देखने पड़ेगा जी। बीजेपी का एक ऑब्वियसली इतने दिन तक बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पिछले बार किया था। आपको मालूम ही है कि एनडीए ने 39 सीटें जीते थे, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिला था। तो उससे तो खैर उसमें 39 में से 17 बीजेपी के थे और जेडीयू के 16 थे। परंतु अब दिक्कत यह है कि जेडीयू के नीतीश कुमार जी के उम्र बड़ा है और उनका कितना वो जो पहले जो उनका प्रभाव था वो कितना बड़ा है वो देखने पड़ेगा जी। एंड वी जस्ट गो ओवर फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल ऑफ लद्दाख बाय मुजफ्फर वानी, our correspondent. Ladakh holds the distinction of being India's largest constituency in terms of area. The region has a voting population of 1,84,805, comprising 92,683 male and 92,122 female voters. The Bharatiya Janata Party has nominated Tashi Gyaltsen, Chief Executive Councillor, cum Chairman of the Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh, from the seat of dropping sitting MP Jamyang Sering Namgyal. Congress has nominated Sering Namgyal from Leh, and Haji Hanifa Jan is contesting polls from Kargil as an independent candidate. The administration has set up 298 polling stations in Leh and 279 in Kargil. With only 5 electors, a poll booth has been established for a single family, which is India's northmost booth in village Varshi near Siachen base camp. Helicopter services and reserve EVMs are in place to deal with any issues posed by inclement weather and the tough terrain. The election results in Ladakh carry significant weight, serving as a primary indicator of the BJP's influence following the abrogation of Article 370 and the establishment of the new union territory. It looks that the Election Commission of India and the local administration is geared up to hold the polls in India's largest constituency by area in Ladakh, and it remains to be seen how it works out for the political parties there. And Jayanto Raichaudhary, thank you so very much for gracing our studios and sharing your valuable inputs about the 2024 Lok Sabha elections. Thank you, Kaushik. Thanks a lot. श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। And you may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com. And we'll be back same time tomorrow. Until then, namaskar.